Particle is moving in xy plane at a certain instant of time. The component of its velocity and acceleration are as following: vx, vy, ax, ay. The rate of change of speed at this movement is, ये हो जाएगा dvx by dt और ay हो जाएगा dvy by dt। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन होती है। अच्छा, अब तुमसे इसमें पूछा गया स्पीड का रेट ऑफ चेंज। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसका रेट ऑफ चेंज कहूँ तो क्या करना होगा? चलो मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ दिस इज़ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, इन पूरे इक्वेशन को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो इधर 2v dv बाई डी टी आ गया। ठीक है, यहाँ पे v क्या है? ये v सिंबल स्पीड है, ना कि वेलोसिटी। अगर मुझे वेलोसिटी लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, ये नहीं, तो 2v dv बाई डी टी, यहाँ पे 2vx dv बाई dvx बाई डी टी, सिमिलरली प्लस 2vy dvy बाई डी टी। ठीक है, तुमको जो पता करना है वो ये चीज़ है। उसके अलावा बताओ, सब कुछ पता है क्वेश्चन में? vx पता है, vy पता है, तो तुम vx पुट कर दोगे, vy पुट कर दोगे, dvx इज योर ax ay, तो यहाँ ax डाल दो, यहाँ ay डाल दो। और ये v तो तुम्हें जब vx और vy पता है तो यहाँ से v भी निकल आएगा, इसको तुम यहाँ डाल दो। ठीक है, हो जाएगा। आप एक बार रिपीट कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल। देखो, तुमको स्पीड का रेट ऑफ चेंज पूछा है, तो मैंने सबसे शुरुआत कहाँ से करी? मैंने शुरुआत करी कि v होता क्या है। ठीक है, स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस जो x y z कंपोनेंट हैं उनका हमें ये इस तरह से स्क्वायर करके ऐड करके रूट लोगे तो मैग्नीट्यूड मिल जाता है वेलोसिटी का। जो वेलोसिटी मैंने यहाँ लिखी है इसका मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड है। इंस्टेंटेनियस में बात हो रही है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज स्पीड। बताओ, इस बात से एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर। ओके, तो फिर वेलोसिटी, जब तुमने स्पीड का एक्सप्रेशन लिख लिया, यहाँ पे ये लिख लिया स्पीड का एक्सप्रेशन, तो इसको डिफरेंशिएट करना है इसका रेट ऑफ चेंज जानने के लिए। एग्रीड? यस सर। ओके, अब उसके आगे का स्टेप देखो। उसके आगे मैंने क्या किया? बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। बोलो, समझ में आया? यस सर। इसके बाद क्या करते हैं? 2v dv by dt कैसा है? क्या चीज़ कैसे आया? So 2v and then dv by dt। अच्छा, v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो अगर v के रेस्पेक्ट में करते v स्क्वायर को तो केवल 2v आता। Yes। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड। तो अगर तुम v स्क्वायर को करते v के रेस्पेक्ट में तो 2v करते हैं, लेकिन अगर मैं v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है मुझे t के रेस्पेक्ट में तो क्या करना पड़ेगा? चेन रूल लगाने। यस, तो वो लगा के देखो। तो अब बताओ, चेन रूल से समझ में आ गया कि तुमने v स्क्वायर को तो 2v लिख दिया और फिर dv बाई dt लिख दिया। यस। ठीक, और कोई? अभी थोड़ा सा समझ नहीं आया। हाँ लास्ट स्टेप बोलो, कौन सा लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप मैं सॉल्व करके बताऊं या जो लास्ट स्टेप लिखा है वो नहीं समझ में आया? सर, जो लिखा है वो नहीं समझ आया। अच्छा अच्छा, तो मैं वी स्क्वायर का भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, वो समझ में आ गया? वी स्क्वायर के लिए Yes। मैंने 2v dv बाई dt लिखा है। यस सर। ओके, तो वी एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में, तो जैसे वी स्क्वायर को किया था वैसे वी एक्स स्क्वायर को किया। बिल्कुल सेम पैटर्न। समझ आ गया सर, वो मैं थोड़ा confused हो गया हाँ, था। जैसा यहाँ लिखा है वही पैटर्न यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। तुमको ये तीन चीज़ें हैं जो कि वेरिएबल हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है सर, इसके बाद सर वैल्यू पुट करनी है सर। अब देखो, जितने मैंने टिक लगाए हैं वो सारी चीज़ें तुम्हें गिवन है कि नहीं है? एक एक चीज़ देखते जाओ। वी एक्स गिवन है, डी वी एक्स बाई डी टी गिवन है। यस सर। ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड में जो v है वो
सर ये जो डी बाई डी टी है सर वही है ना सर, वो इस हाँ वही पूछा गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वही find स्पीड। करना यस वही फाइंड करना है। ठीक है, चलो अगला 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या है, ये मैं कंस्ट्रेंट मोशन में बहुत डिटेल में कराऊंगा, लेकिन अभी एक लाइन में बता देता हूँ कि अगर सपोज ये स्ट्रिंग, यहाँ पर ये स्ट्रिंग नीचे x सेंटीमीटर जाए, तो यहाँ वाली स्ट्रिंग डायरेक्शन 1 में x सेंटीमीटर जाएगी या डायरेक्शन 2 में x सेंटीमीटर जाएगी। यहाँ पे इस स्ट्रिंग का एंड समझ लो कि ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ वो पॉइंट 1 डायरेक्शन में x सेंटीमीटर जाएगा या 2 डायरेक्शन में जाएगा x सेंटीमीटर। ये 2 में जाना। 2 में क्यों जाएगा ये बताओ। स्ट्रिंग की लेंथ हम आइडियल मानेंगे तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी, है कि नहीं। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में क्या करेंगे, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग अगर मान लो यहाँ पर ये जा रहा है डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड जा रहा है, ब्लू कलर नहीं दिख रहा, चलो मैं रेड का यूज़ करता हूँ, यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा है तो यहाँ वाला पॉइंट किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, स्ट्रिंग तो इधर खींच रही है, तो ये वाला पॉइंट इधर जाएगा 1 x सेंटीमीटर। ठीक है, यस सर। जो स्ट्रिंग को सोचो, स्ट्रिंग के सहारे सहारे ही तो, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रिंग की लेंथ चेंज ना होने के लिए ये पॉइंट उतना ही तो उधर जाएगा 1 डायरेक्शन में, 2 में नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे तुम थोड़ा सा इसको नीचे डिस्प्लेस कर दो, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो यहाँ वाला पॉइंट थोड़ा सा यहाँ आ गया, यहाँ वाला पॉइंट थोड़ा सा यहाँ चला गया, ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा इधर आ गया, तो ये वाला पॉइंट किधर जाएगा, इधर ही तो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इस स्मॉल ये इतना स्मॉल मान लेते हैं कि उस स्मॉल में एंगल थीटा चेंज नहीं हुआ। अगर तुम लार्ज अमाउंट शिफ्ट करा दोगे तो एंगल चेंज हो जाएगा। अब ये थीटा अलग कुछ थीटा डैश हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी मान के चल रहा हूँ कि मैंने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है, तो मैं लार्ज डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अगर dx हुआ तो इधर ऊपर की तरफ dx होगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा अब ये ऊपर वाला जब dx होगा तो बताओ कि उससे थीटा ये नीचे वाला क्या होगा। ये अच्छा b, अच्छा ये बताओ b जो ब्लॉक है वो शिफ्ट किधर हो रहा है। b ब्लॉक जो मैंने अभी dx बताया उस डायरेक्शन में तो नहीं शिफ्ट हो रहा है। b ब्लॉक शिफ्ट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है हॉरिजॉन्टल में। इसको मैं dx2 बोल देता हूँ, ये dx2 शिफ्ट हुआ। ठीक है, dx2 जब ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर आ गया और ये dx हमारा बहुत छोटा सा है, तो उसके आगे शिफ्ट होने में ये जो dx इधर आया था वो कितना रिड्यूस हुआ होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी रिड्यूस हुई होगी, तो वो dx2 का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा दे रहा हूँ, हालांकि डिस्टेंसेस छोटे हैं बट छोटे में समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये ऐसा हो dx2 और ये है dx1, क्योंकि इधर गया ये dx1, ठीक है, ये dx1, तो बताओ dx2 और dx1 में क्या रिलेशन होगा। dx इज योर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा भी लिख सकते हो, डेल्टा x, मैंने dx लिख लिया। क्या हुआ, ये तो बहुत बार कर चुके हो। थीटा की तरफ रिजॉल्व करके कंपोनेंट क्या मिलता है, dx सर dx2 cos थीटा, dx2 cos थीटा। ठीक है, अच्छा अब ये dx को अगर मैं डिफरेंस मतलब इसको dt से डिवाइड कर दूं, इसको dt से डिवाइड कर दूं, तो क्या रिलेशन मिलेगा, dx1 बाई dt कौन सी वेलोसिटी आएगी, 1 की कि 2 की,
1 की आएगी। यस, तो यहाँ से पता लगा V1 इज इक्वल्स टू V2 cos थीटा। इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिया तो क्या आया, A1 इज इक्वल्स टू A2 cos थीटा। A2 cos थीटा। ठीक है, ये मैं डिटेल में जब वो लूँगा मैं क्लास इसकी कंस्ट्रेंट रिलेशन की, तब मैं पूरा अच्छे से बताऊँगा और बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें हम देंगे। ठीक है, तो अभी ये लिख लो। आगे ये है क्वेश्चन, 60 kg मैन स्टैंड्स ऑन ए स्प्रिंग स्केल इन अ लिफ्ट एट सम, यहाँ पे भी तुम्हारे दोनों ही डाउट है। यस सर। तो 60 kg मैन स्टैंड्स ऑन ए स्प्रिंग स्केल इन अ लिफ्ट। लिफ्ट में याद है अगर ऊपर की तरफ लिफ्ट जाती थी, एक्सेलेरेट होती थी, तो जी इफेक्टिव क्या होता है, G प्लस A नॉट। G plus A naught. जी प्लस ए नॉट। और जब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो तब G माइनस A नॉट। Minus. जी माइनस ए नॉट। तो जो एपरेंट वेट होगा ऊपर वाले केस में वो क्या हो जाएगा, m इंटू जी प्लस ए नॉट। और एपरेंट वेट नीचे जाने वाले केस में क्या हो जाएगा, m इंटू जी माइनस ए नॉट। अब इस लाइट में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला है ही फाइंड दैट स्केल रीडिंग हैज़ चेंज फ्रॉम 60 टू 50 kg। पहले 60 kg था और फिर उसके बाद वो 50 हो गया एंड फिर वापस 60 आ गया, यानी कुछ समय के लिए वेट रिड्यूस हुआ। ठीक है, नाउ व्हाट शुड बी द कंक्लूजन। अच्छा, अगर वेट रिड्यूस हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की नीचे, तो नीचे की तरफ। Complete है. नीचे की तरफ, तब हमारा रिड्यूस हो रहा है, अपरेंट वेट कम है। ठीक है, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कब होगा, जब मोशन नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो। दोनों तरह से हो सकता है भाई। नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ रही हो तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है लेकिन रिड्यूस हो रही हो तब भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, अपवर्ड डिसेलरेशन। ठीक है ना, मोशन अपवर्ड है और उसमें डिसेलरेट हो जाए। ठीक है, तो अपवर्ड मूव करने में वेलोसिटी रिड्यूस हो रही हो तब ए डाउनवर्ड है, या डाउनवर्ड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तब डाउनवर्ड है। अब ऑप्शन देख लो कौन से हैं। कांस्टेंट मोशन वाले तो रिजेक्ट ही कर दो, उसमें तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट मोशन में तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा। ठीक है, तो जी इफेक्टिव इक्वल टू 0 रहेगा तो चेंज ही नहीं होगा। अब थर्ड एंड फोर्थ में चेक कर लो। ठीक है, थर्ड होगा, डाउनवर्ड सडनली स्टॉप्ड। थर्ड होगा, मूविंग डाउनवर्ड और स्टॉप, तो एक्सेलरेशन तो अपवर्ड हो गया। सर मैंने जब टिक किया था सर, सर मुझे भी थर्ड ही लगा था लेकिन इसका आंसर फोर्थ दिया हुआ था। तो आंसर फोर्थ है ना। अभी तुम समझाया, समझ में नहीं आया क्या? अभी जो मैंने बताया उससे क्या आ रहा है आंसर। मैंने तुम्हें दो पॉसिबिलिटी दी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की, एक तो मोशन अपवर्ड हो रहा हो और सडनली स्टॉप कर दें, या मोशन डाउनवर्ड हो रहा हो और उसमें वेलोसिटी इंक्रीज करा दें डाउनवर्ड। तो वेलोसिटी डाउनवर्ड की इंक्रीज कराने का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो बचा क्या, अपवर्ड मोशन में हम रिड्यूस कर रहे हैं वेलोसिटी। तो तुम लोग को थर्ड क्यों लग रहा है अभी भी? चलो, समझ में आया कि नहीं आया अभी? तो डाउनवर्ड होता तो एक्सेलरेशन भी होना चाहिए था। डाउनवर्ड क्या? अगर ऑप्शन में डाउनवर्ड होता और एक्सेलरेशन भी होता तब हो सकता था। नहीं, समझ में नहीं आया मुझे। तुम डाउनवर्ड में ये बताओगे कि वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हाँ, तो डाउनवर्ड में वेलोसिटी बढ़नी चाहिए थी, तो वो ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है? तो फोर्थ ऑप्शन हो गया। आप 17 देखो, इनसाइड ए हॉरिजॉन्टली मूविंग बॉक्स एन एक्सपेरिमेंटर फाइंड्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड इज रिलीज्ड। क्या कर रहे हैं? मूविंग बॉक्स है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ उसका। ये बॉक्स है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, इसमें एक स्मूथ टेबल पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है।
रिलीज कर दिया. नाउ दिस इज मूविंग विद एंड इट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये इट किसके लिए है? इनसाइड वन बॉक्स इंस्ट्रूमेंट फाइंड्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल. तो ऑब्जेक्ट के लिए बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. ठीक है, और वो ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? उस बॉक्स के अंदर बैठा है. ठीक है, तो ये बॉक्स के रिलेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया. इन दिस बॉक्स इफ 1 kg बॉडी इज सस्पेंडेड विद अ लाइट स्ट्रिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी. अच्छा, तो पहले तो हम बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, फिर हम उस जो हमने हैंग किया है बॉडी 1 kg की उसकी बात करेंगे. ठीक है, तो मैं इसके लिए नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ. ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर हॉरिजॉन्टली कौन सा फोर्स लग रहा है? ये टेबल पे रखा हुआ है और टेबल स्मूथ है, तो इस पर हॉरिजॉन्टली कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्राउंड के फ्रेम में देखो तो कोई चांस ही नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा स्मूथ टेबल पर हॉरिजॉन्टली. लेकिन अगर हम उस बॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं तो स्यूडो फोर्स लगेगा. ठीक है, तो स्यूडो फोर्स अगर तुम्हारा सपोज लग रहा है राइट वर्ड, यानी कि जो और बड़ा वाला बॉक्स है वो लेफ्ट में जा रहा होगा, एक्सेलरेट हो रहा होगा. ठीक है, तो ये अगर इस पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, यानी कि बॉक्स का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब है ये जो बॉक्स है बड़ा वाला जिसके अंदर टेबल रखी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेफ्टवर्ड जा रहा है. ठीक है, सब लोगों को इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़े. अब हम बॉक्स से लटका देते हैं एक बॉल को. अब इस बॉल की बात करते हैं. इस बॉल पे टेंशन लगेगा. अगर मैं अभी सोचूं कि ये बॉल जो है वर्टिकली ही इसी तरह से हैंग करती रहेगी तो देखते हैं कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है क्या? बॉक्स का बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा. एंड बिकॉज हम बॉक्स में खड़े होकर देख रहे हैं बॉल को, तो उस पर इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक ma0 लगना चाहिए. ठीक है, ऐसे लगना चाहिए. अब अगर हम बॉक्स में खड़े हैं तो ये इस तरह से, तो ये इक्विलिब्रियम में रह नहीं सकती क्योंकि ma0 को कोई कैंसिल कर नहीं रहा है, यानी कि उस डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेट होना पड़ेगा, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा डायग्राम. ठीक है, अब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें बॉक्स के रेफरेंस फ्रेम में, तो बॉक्स के रेफरेंस फ्रेम में एक तो टेंशन लग गया, एक mg लग गया और एक ये ma0 लग गया. अब इसमें तुम नाउ दिस इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि t का cos थीटा कंपोनेंट, दिस इज t नहीं sin थीटा कंपोनेंट. ठीक है, यहाँ पे t को मैं हटा दे रहा हूँ और t के कंपोनेंट लिख दे रहा हूँ. ऊपर की तरफ t cos थीटा बिकॉज दिस इज एंगल थीटा, एंड इधर की तरफ t sin थीटा. ठीक है, तुमसे क्या पूछा है? तुमसे एंगल पूछा है. तुम थीटा के लिए अभी इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन लिख लेते हैं. t sin थीटा इक्वल टू ma0 एंड t cos थीटा इज इक्वल टू mg. तो यहाँ से tan थीटा क्या आ गया? a0/g. ठीक है, वापस चलते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे. a0 की वैल्यू कितनी दे रखी है? tan थीटा इक्वल टू a0 10 दे रखा है और g कितना 10 दे रखा है, तो यहाँ से थीटा कितना मिल जाएगा? 45 डिग्री. अच्छा, पूछा क्या था? टेंशन पूछा था. चलो टेंशन निकाल लेते हैं. जब थीटा तुम्हें मिल गया तो अभी यहाँ पे इक्वेशन पर आ जाओ. तुम्हें इसमें से सब कुछ तो पता है, तुम चाहे इक्वेशन 1 यूज़ करो चाहे 2 यूज़ करो. ठीक है, और एक काम और भी कर सकते हो. अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो टी स्क्वायर इक्वल टू m अंडर रूट a0 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो 1 kg इंटू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 10√2 टेंशन आ गया. ठीक है, चाहे ऐसे निकालो चाहे यहाँ पर वैल्यू पुट करके निकाल लो. हाँ बोलो सर. इसमें ये कैसे पता चला जो ये एक्सेलरेशन a0 है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? क्योंकि मैंने क्वेश्चन रीड किया था तो उसमें वो रिलीज बोला था तो मुझे लगा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा. ओके, देखो क्वेश्चन क्या था. इनसाइड अ हॉरिजॉन्टली मूविंग बॉक्स, तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? कार की तरह समझ लो इसको. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज़
एक और हिंट दिया हुआ है ये, हालांकि इसमें तुम थोड़ा आर्ग्यू कर सकते हो कि मोशन हॉरिजॉन्टल हो तो वर्टिकल एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है क्या, हो सकता है कोई किसी बॉक्स को तुम प्रोजेक्टाइल की तरह से फेंक दो पहाड़ की चोटी से, ठीक है, तो मोशन हॉरिजॉन्टल भी हो गया, लेकिन अच्छा डाउनवर्ड भी होगा उसमें तो, ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन में चल रहा है तब तो वर्टिकल में एक्सेलरेशन हो नहीं सकता है, लेकिन प्रोजेक्टाइल में ऐसा हो सकता है कि दोनों तरफ मोशन हो, ठीक है। तो उसकी बात नहीं करते हम, दूसरी लाइन पढ़ो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल इट इज एंड इट इज रिलीज्ड इट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 10 किधर है, ये भी हॉरिजॉन्टल ही है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो सब कुछ हॉरिजॉन्टल ही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यस यस सर, आप वो पेज दिखा सकते हैं सर फिर से, उसे स्क्रीनशॉट लेना। अब यहाँ पर मैं ये सॉल्व कर रहा था, एम ए नॉट बाई कॉस थीटा, तो मैं टी की जो वैल्यू निकाली उसको दूसरे तरीके से, एम की वैल्यू 1, ए नॉट की 10 और कॉस थीटा की कॉस 45 यानी 1/√2, तो यहाँ से भी 10√2 आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो हर चीज़ फ्री बॉडी डायग्राम से हो रही है, तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तुम किसी भी ट्रेजर के को ढूंढना है तो तुम्हें पहले गेट खोलना पड़ेगा जहाँ पे वो छुपा हुआ है, ठीक है, वहाँ एंटर करना पड़ेगा। तो हम एंटर कर रहे हैं यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ये हो गया। एक हर्ष खताना है यहाँ पर अभी, हर्ष? यस सर। अच्छा हर्ष, तुमने एक वो पूछा था, क्या था उसमें, बॉल मूव कर रही थी, तो उसमें ऐसा था कि एक ये वॉल है उससे 45 डिग्री पर ये हिट करी है और फिर 90 डिग्री पर ये ऐसे चली गई, ये 90 डिग्री, और उसमें इम्पल्स पूछा था। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी लिख सकते हो या एफ डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा पी ज़्यादा रिलीवेंट है, ठीक है। फोर्स इंटू डेल्टा टी, यहाँ पे टाइम वगैरह तो दिया नहीं है, तो डेल्टा पी देखो, डेल्टा पी के लिए पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। बाकी लोगों को याद है ये क्वेश्चन 2-3 बार हो चुका है, पहले उसमें वेक्टर तक में भी हो चुका है। अब ये पी फाइनल और पी इनिशियल वेक्टर्स हैं, तुम यहाँ पर कुछ एक्सिस ले लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो वेक्टोरली भी तुम अगर ट्रायंगल लॉ से या उससे करना चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ से ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ। ये तुम्हारा है पी इनिशियल को ऐसे रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। 45 डिग्री एंगल है, तो 45 डिग्री में दोनों जो कंपोनेंट आएंगे वो P0/√2 आएंगे, और P0 क्या है, क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो ये, ठीक है। अच्छा, उसका मोमेंटम तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो नहीं रहा है, क्वेश्चन में गिवन है ये चीज़, तो यानी कि इसका भी मोमेंटम जो फाइनल वाला है उसका भी मैग्नीट्यूड P0 ही है, ठीक है। इस P0 को रिजॉल्व कर लो, तो y डायरेक्शन में P0/√2 और x डायरेक्शन में P0/√2, ठीक है। तो P फाइनल को जरा मैं IJ फॉर्म में लिख रहा हूँ। P फाइनल देखो कौन सा वाला, ये वाला, इसका ये पॉजिटिव कंपोनेंट है, ये निगेटिव कंपोनेंट है, मैं इधर पॉजिटिव ले रहा हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हमारी पॉजिटिव है, तो P0 का ये कंपोनेंट जो है एक्स कंपोनेंट वो निगेटिव है, तो मैं निगेटिव P0/√2 आई कैप लिख रहा हूँ फाइनल का, और प्लस P0/√2 लिख रहा हूँ जे कैप वाई कंपोनेंट। तो तुमको P फाइनल लिखना आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, P फाइनल ऐसे लिखा, माइनस P इनिशियल लिखने जा रहा हूँ। P इनिशियल में y कंपोनेंट पॉजिटिव है, x कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो P0/√2 आई कैप प्लस P0/√2 जे कैप, कौन सा कैंसिल हो जाएगा, कौन सा वाला कैंसिल हो रहा है सर? P0/√2 जे कैप। अच्छा एक मिनट, P0/√2 जे कैप, जिसमें दोनों साइन सेम हैं उसमें सब्ट्रैक्शन में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा क्या हुआ, P0/√2 आई कैप, P0/√2 जे कैप, और तुम लोग को लिखता हुआ दिख रहा है, ये कैंसिल हो गया, बचा माइनस P0/√2 का ट्वाइस आई कैप, ठीक है। तो -√2 P0 आई कैप इज द इम्पल्स। माइनस क्या बता रहा है,
वो ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन होगा वो -x डायरेक्शन में इधर होगा, ठीक है। और ये चीज़ बड़ा ऑब्वियस है, अगर तुम सोचो कि फोर्स किधर लगेगा बॉल पर, ये जो वॉल है वो किधर लगाएगी, इसी डायरेक्शन में लगाएगी फोर्स, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही चेंज इन मोमेंटम होगा, उधर ही इम्पल्स होगा, ठीक है। तो इम्पल्स हमारी -x डायरेक्शन में आ गई है, ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछा जाए इम्पल्स का, तो इम्पल्स का मैग्नीट्यूड है √2 p0। p0 शायद उसमें वेलोसिटी दे रखी होगी तो mv0 कर देना। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द जो भी बॉडी है उस बॉडी पर, ठीक है। तो नेट फोर्स के लिए हम देख लें कि उसका एक्सेलरेशन किधर है, तो कांस्टेंट स्पीड यानी कि एक्सेलरेशन 0, यानी कि नेट फोर्स 0, ठीक है। नेट फोर्स पूछा है तो नेट फोर्स 0 हो गया अगर कांस्टेंट स्पीड से है। अब एक्चुअली हो क्या रहा होगा उस ड्रॉप पर, mg तो लगेगा ही, तो उसको रोकने वाला कौन सा फोर्स होगा, mg के अपोजिट कौन सा फोर्स होगा, एयर रेजिस्टेंस, एयर का एयर ड्रैग, मैंने भी अभी लास्ट क्लास में बताया था, एयर ड्रैग, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर, अगेन फ्लोट कर रहा है, फ्लोट मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो नेट फोर्स 0 है। आगे जो भी लिखा हुआ है मैंने, ये सेकंड बी ऑप्शन के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, बस अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, बायंसी हो जाएगा, ठीक है, बायंसी हो गया सेकंड वाले के लिए। थर्ड, काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई, स्टेशनरी रखा है तो अगेन वही है, एक्सेलरेशन 0, ठीक है। तो वहाँ पर भी काइट का वेट जो होगा उसको एयर की बायंसी जो होगी वो उसको रोक के रखेगी, ठीक है। यहाँ पे एयर में मैं ड्रैग क्यों नहीं बोल रहा हूँ, सी पार्ट में एयर में मैं ड्रैग नहीं कर रहा, वहाँ पे दोनों चीज़ लग सकती हैं, एयर में ड्रैग भी लग सकता है, बायंसी भी, ठीक है। तो मैं वहाँ पे बायंसी क्यों बोल रहा हूँ, ड्रैग क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि फॉल नहीं करता है। हाँ, ड्रैग कब लगता है, जब रिलेटिव मोशन होता है, विस्कस फोर्स एंड एयर ड्रैग दोनों तभी लगते हैं जब रिलेटिव मोशन होता है। अगर कोई चीज़ खड़ी हुई है, स्टेशनरी है, तो उस पर ड्रैग नहीं लगेगा, ना विस्कस फोर्स लगेंगे, ठीक है। विस्कस कब होता है, जब लिक्विड होता है, लिक्विड के साथ सॉलिड सरफेस या लिक्विड सरफेस। तो अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है देन देयर इज नो ड्रैग, ठीक, समझ में आ गया, आगे बढ़े। थर्ड हो गया। फोर्थ, कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ रफ रोड, अगेन कांस्टेंट वेलोसिटी, 0 फोर्स, ठीक। E, high speed electron in space far from all material objects free of electric and magnetic field, तो वहाँ पे तो तुम ये भी कह सकते हो कि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नेट फोर्स तो 0 है ही, इनफैक्ट वहाँ पे उस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर वो बोला है कि फार फ्रॉम ऑल दीज फील्ड्स, तो उस पर देयर इज नो फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन ऐसे थे जिनमें 0 फोर्स था। 5.2 पर आ जाओ। A pebble of mass 0.05 kg is thrown vertically upward, तो हाँ बोलो, सॉरी, तो ई वाले में डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा, कौन से वाले में, लास्ट में ई वाले में, जब फोर्स 0 है तो डायरेक्शन कहाँ से है, 0 वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। हाँ, लग ही नहीं रहा ना कोई फोर्स। A pebble of mass 0.05 kg is thrown vertically upward. Give the direction and magnitude of net force on the pebble. अब ये तुमने थ्रो किया है, तो थ्रो करने वाले में क्या है, तुमने जो फोर्स लगाया वो तो उस पर लग नहीं रहा होगा, तुम्हारे हाथ से निकल गया। जब हाथ से निकल गया तो तुम उस पर कोई मैन्युअली फोर्स नहीं लगा सकते हो। अब कौन है, केवल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कौन सा, ग्रेविटी, ठीक है। तो ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन बताना है कि नेट फोर्स कौन सा है, डाउनवर्ड mg। ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन क्या है, अगेन डाउनवर्ड mg, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी है, ठीक। थर्ड, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरली एट रेस्ट, अगेन वहाँ पर भी 0, वहाँ पर भी mg डाउनवर्ड। तो ये mg डाउनवर्ड हमेशा, चाहे अपवर्ड जा रहा हो, डाउनवर्ड जा रहा हो, मोमेंटरली स्टॉप है हाईएस्ट पॉइंट पर, सब जगह पर डाउनवर्ड mg हर समय लग रहा है। फिर पूछा है कि डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ऐसे थ्रो किया होता तो क्या तुम्हारा आंसर चेंज हो जाता, जब वो अपवर्ड जा रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, डाउनवर्ड जा रहा है, नहीं, यहाँ भी चेंज नहीं होता, mg डाउनवर्ड ही लगेगा, हर समय लगेगा कांस्टेंट mg, ठीक है। तो समझ में आया, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं,
हम लोगों ने, अगर तुम्हें याद हो, जब बिल्कुल शुरू में एक्सेलरेशन जब जिस दिन किया था, उस दिन मैंने तुम लोगों को बहुत सारे केस बताए थे और एक तुम्हारा मिसकंसेप्शन दूर किया था। पहली बार जब पूछते हैं ना कि अपवर्ड मोशन में बताओ एक्सेलरेशन कैसा है, तो सब लोग बोलते हैं -g है। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तब क्या है, तो सब लोग बोलते हैं +g है। ठीक है, तो मैंने पूछा क्या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया? सबने कहा हाँ चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम ऊपर की तरफ बॉल जब फेंक रहे हो, उस समय भी अपवर्ड मोशन में भी डाउनवर्ड mg लग रहा है, यानी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड g है, और ऊपर से नीचे आते समय भी डाउनवर्ड g ही है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, यस। ठीक है, तो 5.2 हो गया पूरा। 5.3 गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.1 kg जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन। क्वेश्चन क्या है? नेट फोर्स बताना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, पहला चीज़ क्या है कि मैंने एक मूविंग ट्रेन, नहीं स्टेशनरी ट्रेन में मैं बैठा हुआ था, उसकी विंडो से उसको ड्रॉप कर दिया। कौन सा फोर्स उस पर लग रहा है? mg लग रहा है डाउनवर्ड। बी, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन मूविंग है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेन का एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, बताओ कितना नेट फोर्स लगेगा डाउनवर्ड? नेट, मुझे ये नहीं बताना चाहिए डाउनवर्ड लगेगा, मुझे पूछना है, तो तुम ही बताओगे कितना नेट फोर्स लग रहा है। mg लगेगा। mg लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, यस। अच्छा, सी बताओ, सी में ट्रेन को एक्सेलरेट कर दिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो अब आंसर चेंज हो जाएगा क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेन का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर देता हूँ, अगर किसी को कुछ कैलकुलेशन करनी है तो थोड़ा इजी रहेगा। तो अब बताओ। सर जिस मोमेंट छोड़ा है उस समय तो एक ही फोर्स लग रहा है। अच्छा, जिस मोमेंट छोड़ा है मतलब छोड़ने के जस्ट बाद की बात कर रहे हो ना? जब तक हमारी उंगलियों के बीच में तब तक तो उस पर और फोर्सेज लग रहे हैं, लेकिन जैसे उंगली से निकल गया तो उसके बाद बताओ कौन कौन से फोर्स लगेंगे? सर सिर्फ mg ही लग रहा है। सिर्फ mg लग रहा है, और थोड़ा सा और समय के बाद, 1 सेकंड के बाद mg के अलावा क्या रहेगा? mg के अलावा तो नहीं रहेगा। यस, कोई नहीं रहेगा। तुम लोग कॉन्फिडेंट रहो इस बात में, कोई उस पर फोर्स लग नहीं रहा है जब तक कि हम रेफरेंस फ्रेम ना चेंज कर दें। ठीक है, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो mg ही लग रहा है, ट्रेन की एक्सेलरेशन से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड? ट्रेन के एक्सेलरेशन से इस फ्री फॉलिंग जो स्टोन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, फ्री फॉलिंग ना हो, मान लो हमने उसको थ्रो किया होता, मान लो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मेरी ट्रेन मूविंग है, ठीक है, मूविंग ट्रेन, जिसमें कि ट्रेन का एक्सेलरेशन 8t लिख देता हूँ मैं। ए ट्रेन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको मैंने सपोज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है, फ्री फॉल नहीं है, थ्रो है। ठीक है, अब बताओ, अब इस पर जो है ड्यूरिंग इट्स फर्दर मोशन, इस पर एफ नेट किधर लगेगा, कितना लगेगा? सर mg लगेगा डाउनवर्ड। यस, तो ऐसा मत सोचना कि फ्री फॉल में ही mg होता है। अगर उसके कांटेक्ट में कुछ नहीं है और केवल mg ग्रेविटी उस पे लग रही है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, सिचुएशन कब चेंज होगी? जब हम तुमसे रिलेटिव टू ट्रेन पूछेंगे, तब 0 फोर्स लगाना पड़ेगा अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, अब डी ऑप्शन पर आ जाओ। डी में क्या पूछा जा रहा है? Lying on the floor, stone is lying on the floor which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train। अब इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा? mg लगेगा और m into a। जब एफ नेट पूछा है तो उसमें तुम mg को अगर लिखते हो तो तुम्हें n भी लिखना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, और एफ नेट में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी का। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करते हैं। अब ये ट्रेन के साथ रेस्ट पर है, ठीक है, तो हमें नेट फोर्स पूछा है। नेट फोर्स में हमको ये नहीं है कि हमें सूडो फोर्स लगाना है, नेट फोर्स पूछा है। ठीक है, तो नेट फोर्स
इस बॉडी का एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बाहर कोई आदमी खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में, वो उसको क्या दिखेगा कि ये तो ट्रेन के साथ साथ जा रहा है, तो ए नॉट जो ट्रेन का 1 दे रखा है उतना एक्सेलरेशन इसका है, और ये एक्सेलरेशन कोई ना कोई फोर्स है जो इसको दे रहा है, तो एम ए नॉट लग रहा है उस पर फोर्स। और फोर्स का सोर्स क्या होगा, कौन लगाएगा ये फोर्स? ट्रेन। मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहा हूं, कौन लगाएगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मुझे एक्सेलरेटेड दिख रहा है, ट्रेन के साथ साथ चल रहा है ये, जल्दी बताओ। सीडो तो हो नहीं सकता, ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, तो कांटेक्ट ही होगा। कांटेक्ट में कौन है इस स्टोन के? ट्रेन का फ्लोर। ट्रेन का फ्लोर। अब फ्लोर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगाता है उसका क्या नाम है? कोई भी सरफेस अपने टेंजेंशियली किसी कौन से फोर्स को लगाती है? फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन। ठीक है, तो दिस इज अ फ्रिक्शन। क्वेश्चन में पूछा नहीं था बट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन लग रहा है, किधर लग रहा है? जिधर ट्रेन का एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 4th पर आ जाओ। सर अगर इसे ट्रेन के रेफरेंस से भी देखते तो नेट फोर्स इतना ही आता ना। ट्रेन के रेफरेंस में फिर स्यूडो फोर्स लग जाता तो जीरो हो जाता। क्यों? क्योंकि ट्रेन के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जीरो है बॉडी का, तो नेट फोर्स जीरो। बताओ 5.4। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass m, other to a small peg on a smooth horizontal table। चलो ऊपर यहाँ पे रफ जगह पे का मैं यूज़ कर ले रहा हूँ। तो टेबल है, टेबल पर मैं टॉप व्यू दिखा दे रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए पेपर ही टेबल है। ठीक है, बीच में ये पैग है, पैग मीन्स एक कोई कील गार्ड रखी है टेबल पर और उससे ये ऐसे बांध रखा है। इफ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल विद स्पीड v, ठीक है, सर्किल पे मूव करेगा ये क्योंकि बंधा हुआ है। ठीक है, कोई गाय को खूंटे से बांधो तो सर्किल में मूव कर सकती है। ठीक है, तो सर्किल स्पीड विद v, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल बताओ। नेट फोर्स क्या होगा? टेंशन जो है टी इधर मेंशन है कि कैपिटल टी इज द टेंशन, नीचे आखिर में लिखा हुआ है ऑप्शन के नीचे, टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टी होगा। और किसी का कोई अलग आंसर? सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/L का कोई रोल नहीं होगा? बट अच्छा, कितने लोग थर्ड को वोट दे रहे हैं? एक तो शीदा ने दिया है और शिवांकर ने 1, आद्या थर्ड। थर्ड। अच्छा, थर्ड वाले जरा मैं एक्सप्लेन करूं। टेंशन टी तो लगेगी और सेंटीमीटर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, जरा हम लोग एफबीडी के रूल को एक एक फॉलो करते हैं। एफबीडी के रूल के अकॉर्डिंग कांटेक्ट फोर्स पहले देखो, सिस्टम चूज किया, सिस्टम मैंने अपने ये जो पार्टिकल है सर्किल पे मूव कर रहा है वो हमारा सिस्टम हो गया। इस सिस्टम पर कांटेक्ट में कौन है? कांटेक्ट में कौन है? स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग ने टेंशन टी लगा दिया, तो टेंशन टी तो है ही। इसके अलावा कौन है इसके कांटेक्ट में? कोई नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नहीं है कांटेक्ट में, तो कोई नॉन कांटेक्ट फोर्स है जो लगेगा इस पर? जल्दी से बोलो। टी होना चाहिए।
सेंट्रीपिटल फोर्स कोई कह रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो कौन लगाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स? स्ट्रेंथ टेंशन टेंशन ही लगाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक मुझे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर करना है। हालांकि ये मैंने तुम्हें सूडो फोर्स वाला जो लेक्चर था जिसमें मैंने पार्ट 2 में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे ये चीज़ बताई थी, एक बार फिर से सुन लो। जो mv²/r होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कहाँ से आता है? वो आता है, हमने डिराइव किया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है विच इज़ v²/r, ठीक है, और ω² × r। तो ये एक्सेलरेशन है, कोई भी सर्कुलर बॉडी है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसमें इतना एक्सेलरेशन होता है। अब ये किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, बिना फोर्स के वो हो नहीं सकता एक्सेलरेशन। तो वो फोर्स जो रिक्वायर्ड फोर्स है जिसकी वजह से ये मूव करेगा, तो वो रिक्वायर्ड फोर्स की पता लगी वैल्यू m × a करोगे तो mv²/r। a एक्सेलरेशन से अगर किसी को मूव करना है तो ma इज़ द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज तुमको 20 कैलोरी की एनर्जी चाहिए, ठीक है, अभी अभी तुम्हें कुछ काम करना है, उसके लिए तुमने कैलकुलेट किया, तुम्हें 20 कैलोरी की एनर्जी चाहिए। ठीक है, तुमने पता किया कि एक बनाना में 20 कैलोरी का एनर्जी होती है, तुमने एक बनाना खा लिया। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि तुमने जो है तुम्हें 20 कैलोरी की एनर्जी चाहिए, वो 20 कैलोरी, और तुमने जो बनाना खा लिया 20 कैलोरी का, टोटल 40 हो गया। तो ये एब्सर्ड है ना कि मैं 20 कैलोरी की रिक्वायरमेंट को उस बनाना की मैं ऐड करके 40 बोल रहा हूँ। तो उसी तरह से T + mv²/L बोलना एब्सर्ड है, बिकॉज mv²/L इज द रिक्वायरमेंट विच इज फुलफिल्ड बाय द टेंशन T। ठीक है, तुम अगर इसको ऐसे लिखते T इज F = ma, ठीक है, और फिर तुम फ्री बॉडी डायग्राम में अभी मैंने दिखाया कि टेंशन के अलावा कोई फोर्स नहीं है, हम लोग किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में नहीं है, हम सर्कुलर मूविंग बॉडी पर नहीं बैठे हुए हैं, हम ग्राउंड पे खड़े होकर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स में अकेला टेंशन फोर्स है, और वो टेंशन फोर्स कितना होना चाहिए तभी सर्कुलर मोशन पे मूव करेगा? तो m × a, a इज v²/r, और r जो है वो लेंथ के थ्रेड के लेंथ के इक्वल है। ठीक है, तो T = mv²/L। अब तुमसे पूछा जा रहा है फोर्स कितना लगेगा। अगर मान लो यहाँ ऑप्शन में T नहीं होता और एक ऑप्शन ये होता, सपोज फर्स्ट में ही मैं डाल दे रहा हूँ mv²/L, तो मैं फर्स्ट को करेक्ट कर देता। अगर T नहीं होता तो mv²/L को, अगर T भी होता और mv²/L होता तो फिर तो दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल करेक्ट में ऐसा भी तुम्हें दे सकते हैं कि जिसमें T भी दे दिया और mv²/L भी दे दिया, लेकिन ऑल अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट। ठीक है, क्लैरिटी हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आगे कभी मुझे लगा कि कोई गलती कर रहा है तो मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन समझ लो एक बार में तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं रह गया? मैंने इसीलिए बट लॉजिक समझ नहीं आया। लॉजिक समझ में नहीं आया? अच्छा, तो वो केले वाले का लॉजिक नहीं समझ में आया? तुमको 20 कैलोरी की ज़रूरत है तो तुमने एक केला खा लिया 20 कैलोरी का, से उसे एनर्जी मिल गई। अब मैं तुमसे पूछूं कितनी कैलोरी एनर्जी तुम्हें मिली, तो तुम 20 + 20 बोलोगे क्या? नहीं, तो वैसे ही है कि हमें mv²/L की रिक्वायरमेंट है। कहाँ से फुलफिल हो रही है? T से फुलफिल हो रही है। तो नेट फोर्स तुम्हारा सेंटर की तरफ जो T लग रहा है वो इक्वल टू mv²/L है। ये थोड़ी कि नेट फोर्स में तुम दोनों को जोड़ दो। तो तुम अगर F = ma लिखना है तो F की जगह पे तुम T लिखोगे और ma में a की वैल्यू डालोगे v²/L, तो T = mv²/L आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2-4 और फोर्सेज लग रहे होते तो उन सारे फोर्सेज का वेक्टर सम आकर के mv²/L के इक्वल बनता। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सर इसमें जरा मैंने एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकते हैं इस वाले में? अच्छा, किस किस को बताओ, किस किस को एक्शन रिएक्शन पेयर कह दें? एक फोर्स तो T है, दूसरा कौन सा फोर्स है? सर ये जो mv²/r। अच्छा, तुम अभी ग्राउंड फ्रेम में बात कर रहे हो ना? ग्राउंड फ्रेम में बात कर रहे हैं। तुम लोग बिल्कुल अच्छे से पूछो डाउट, ठीक है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूछा इसने, ऋतिकेश ने,
तो यहाँ पर इस बॉडी पर ग्राउंड फ्रेम में कितने फोर्सेज लग रहे हैं? एक ही फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलो, तो एक तो ये हो गया कि ये एक फोर्स लग रहा है। अब एक्शन रिएक्शन पेयर में हमें दो बॉडी लेनी होती हैं, एक ही बॉडी पर तो लगते नहीं है इक्वल अपोजिट फोर्स। तो दूसरी बॉडी कौन सी लें? इस पर, इस ब्लॉक पर या स्टोन पर कौन फोर्स लगा रहा है टेंशन का? स्ट्रिंग। तो मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ, ये स्ट्रिंग बना दी। इस स्ट्रिंग पर जो ब्लॉक है वो फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। वो मैं अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगा देता हूँ। कितना लगाएगा? टी के इक्वल लगाएगा, ठीक है। ये हो गए एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। अब तुम कह रहे थे टी एंड एम वी स्क्वायर बाई एल एक्शन रिएक्शन, तो एम वी स्क्वायर बाई एल तो कोई फोर्स ही नहीं है, ये तो मैं कह रहा हूँ रिक्वायरमेंट है, इतना फोर्स चाहिए। ये कोई फोर्स एम वी स्क्वायर बाई एल अपने नाम का कोई फोर्स है क्या जो यहाँ पे लग रहा है? अगर लग रहा है तो फिर देखो कि सोर्स कौन है, कौन सा ऑब्जेक्ट लगा रहा है इस स्टोन पर एम वी स्क्वायर बाई एल। बताओ, इस स्ट्रिंग के अलावा कोई और है क्या? जो यहाँ पे तो मैंने टी दिखाए दोनों इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन। क्या एक थर्ड फोर्स एम वी स्क्वायर बाई एल कोई लगा रहा है इस स्टोन पर? सर वो टेंशन ही लगा, टेंशन ही लगा रही है, टेंशन की वैल्यू है ये एम वी स्क्वायर बाई एल। अगर इस स्टोन को सर्कुलर मोशन करना है तो ये रिक्वायरमेंट है। अगर ये कोई फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई एल तो मैं सोच सकता था कि इसके साथ इसका पेयर देखूं, इसका एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। और कुछ पूछना है? क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ, और किसी तरह से घुमा के पूछना हो तो पूछ लो, क्योंकि जब तक हम 3-4 तरह से देख नहीं लेते हैं तब तक पूरी तरह क्लियर नहीं होता है। तुम लोग नहीं पूछोगे तो मैं तुमसे पूछूंगा। तुम लोग आंसर देने के लिए रेडी हो? चलो, ये जो ब्लॉक है मैं इसी पर बैठ गया, इस ब्लॉक पर ही बैठ गया जो सर्कुलर मोशन कर रहा था, ठीक है। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? मैं सर्कुलरली मूविंग ब्लॉक पर बैठ गया हूँ। सर एमडी लगेगा नीचे। अभी हम हॉरिजॉन्टल टेबल पर हैं तो mg को तो n जो टेबल का जो n होगा वो कैंसिल आउट कर देगा, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स बताओ। बात तुमने सही कही है, बट हाँ भी वो रिलेवेंट नहीं है, वो लगा सकते हो। अभी मैं ज़्यादा क्लटर नहीं करना चाह रहा इस डायग्राम को। हॉरिजॉन्टल में बताओ। एक तो हो गया टेंशन तो लग ही रहा है, और क्योंकि हमारा रेफरेंस फ्रेम सर्कुलर मोशन वाला है तो सर्कुलर मोशन में रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन किधर है? बोलो, रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन किधर है? सेंटर की तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर। तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा उसके अपोजिट, तो एफ स्यूडो। और स्यूडो फोर्स का वैल्यू क्या होती है? यस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तुमने सही नाम लिया इसका। और स्यूडो फोर्स की वैल्यू होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है? वी स्क्वायर बाई आर है, तो वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये स्यूडो फोर्स लग गया, ठीक है। बताओ, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं? टेंशन हमने अभी ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि ये भी एम वी स्क्वायर बाई आर है। जल्दी से टाइप करके बताओ यस और नो। बोलो। नहीं सर सर समझ आ नहीं रहा, इसको दिखने की। आई डोंट थिंक और तो कोई फोर्स है नहीं। हाँ, और तो कोई फोर्स है नहीं। देखो, एफबीडी के रूल बिल्कुल क्लियर है। तुम कांटेक्ट फोर्स देखो, फिर नॉन कांटेक्ट देखो। नॉन कांटेक्ट में ग्रेविटी होती है और दूसरा स्यूडो फोर्स होता है। अभी 11th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगे नहीं, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स कब लगता है? जब हम एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठ जाते हैं। यहाँ एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठ गए हैं, तो हम जब उसी पार्टिकल पे बैठ गए हैं तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस फ्रेम में क्या होगा? ज़ीरो होगा। ज़ीरो होगा तो उस पर जो भी फोर्स लग रहे हैं कैंसिल आउट होने चाहिए। तो ये टेंशन और स्यूडो फोर्स जो है कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, अब देखो आंसर मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ। न्यूटन थर्ड लॉ का जो मैंने वीडियो लेक्चर भी बनाया हुआ है, और वहाँ पे मैंने बताया था कि एक्शन रिएक्शन पेयर कभी एक सिंगल बॉडी पे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो तुमको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था, बस ये देखना था कि एक ही बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को मैं पूछ रहा हूँ, तो आंसर नो ही होगा, ठीक है। जिन लोगों ने यस का है वो लोग समझ में आ गया? हर एक सर अगर हम ग्राउंड हाँ
हाँ, और हर एक इक्वल एंड अपोजिट पेयर रिएक्शन रिएक्शन हो जरूरी नहीं है। उसकी सबसे पहली पहचान यही है कि वो एक ही बॉडी पे लग रहे हैं तो स्ट्रिक्टली नो है। आप क्या कह रहे हो? सर अगर हम ग्राउंड के रेफरेंस से देखें तो कोई तो फोर्स होगी जिसकी वजह से ये घूम रहा होगा। बिल्कुल, सर्कुलर मोशन का मतलब एक्सेलरेशन है उसमें। किधर है? सेंटर की तरफ है। तो दिख तो रहा है तुम्हें डायग्राम में, फोर्स बना रखा है मैंने, कौन सेंटर की तरफ उसको फोर्स दे रहा है। तो तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि टेंशन नहीं दे रहा है, कोई और फोर्स होना चाहिए? आई थिंक मैं सर से कंफ्यूज था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई फोर्स ऐसी लगे जिसकी वजह से घूम रहा हो। अच्छा देखो, तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए प्रूव कर रखा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर होती है। ठीक है, तो अब ये तुम्हारे अंदर एक कॉमन सेंस तुम्हारा बना हुआ है कि जिधर वेलोसिटी होती है उधर एक्सेलरेशन होना चाहिए। यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तभी वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, सर्कुलर मोशन में ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो। ऐसा कब होगा? जब नॉन यूनिफॉर्म होगा, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही हो या स्पीड कम होती जा रही हो, तब एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन भी होगा। सेंटर की तरफ तो होना ही है, सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल तो होना ही है। मैंने तुम लोग को ये बताया था, रेडियल डायरेक्शन में v²/r होता है विच इज ऑल्सो ω²r, एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है dv/dt। हियर v इज द स्पीड नॉट द वेलोसिटी। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया dv/dt वेयर v इज स्पीड। और अगर मैं dv वेलोसिटी/dt कर दूं तो ये क्या होगा? ये नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा विच इज ar r कैप प्लस at टी कैप बोल दो इसको। यानी कि वेक्टर मैंने ले लिया, रेडियल कंपोनेंट को वेक्टर में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया, इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, तो ए वेक्टर आ गया। वो ए वेक्टर हो गया dv वेक्टर बाई dt। दिस इज एक्सेलरेशन विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो गए, एक रेडियल कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो रेडियल की वैल्यू ये हो गई और टेंजेंशियल की ये हो गई। रेडियल की वैल्यू कब जीरो होगी? जब स्पीड जीरो हो जाए, यानी उसका मोशन स्टॉप हो जाए, तब ये जीरो होगा। या फिर रेडियस इनफाइनाइट हो जाए। रेडियस इनफाइनाइट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो वो सर्कुलर ही नहीं रहेगा, तो हम आर इन्फिनिटी का केस लेंगे ही नहीं सर्किल के केस में। ठीक है, तो v शुड बी जीरो फॉर a टू बी जीरो, और जब v जीरो हो गया तो भी वो सर्कुलर मोशन नहीं रहा, एक ही जगह पे रुका हुआ है, सर्कुलर क्यों होगा फिर? ठीक है, तो ar की वैल्यू सर्कुलर मोशन में कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब काफ़ी हो गया, समझ में आ गया। आई होप सब लोगों को सेंट्रीफ्यूगल समझ में आ गया होगा, सेंट्रीपिटल समझ में आ गया होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायरमेंट, इट इज़ नॉट द रियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी रियल फोर्स के जरिए से फुलफिल होता है। अब वो जो सोर्स होगा सेंट्रीपिटल का, वो टेंशन हो सकती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। ठीक है, कोई भी वो फोर्स से रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। जैसे 20 कैलोरी की रिक्वायरमेंट तुम बनाना से फुलफिल करो, ग्लूकोन डी से फुलफिल करो, जैसे चाहो करो। ठीक है, अब 5.5 पर आ जाते हैं। अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग इनिशियली विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप? अभी देखो यहाँ पे तो बस तुम जो गिवन हो उसको लिख दो और जो पूछा गया है वो लिख लो, देखते ही पता लग जाएगा। फोर्स दे रखा है, ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स है, वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा होगा। बॉडी का मास दे रखा है, इनिशियल स्पीड दे रखी है, और स्टॉप करना है तो फाइनल स्पीड भी दे रखी है कि 0 है। हाउ लॉन्ग यानी टाइम पूछा है, कितने टाइम में हम उसको स्टॉप कर पाएंगे। ठीक है, एफ और एम से क्या पता लग जाएगा? ए पता लग जाएगा। अब बताओ, ए यू वी दे रखा है, टी पता करना है, कौन सी इक्वेशन लगाओगे? v इक्वल्स टू u प्लस at। यस, v इक्वल टू यू प्लस एटी लग जाएगा। अब 5.6 पर आ जाओ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बस करते जाओ फटाफट। 6 पर क्या गिवन है? कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, मास दे रखा है। अच्छा, हाँ 3 kg, स्पीड चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम टू u इक्वल्स टू दे रखा है, v दे रखा है, टाइम दे रखा है कि इतने टाइम में। डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिमेन्स अनचेंज यानी स्ट्रेट लाइन मोशन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स? u v t से क्या निकालोगे तब फोर्स पता लगेगा?
सर ए निकाल लेंगे ए इससे। निकालोगे, फिर एम और ए का प्रोडक्ट करके फोर्स पता लग जाएगा। जो ए की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी, और वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, 2 से 3.5 हो गई, बढ़ गई है, तो जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेशन है। अगर रिड्यूस हो रही होती तो हम कहते हैं वेलोसिटी के अपोजिट है। ठीक, 5.7 पर आ जाओ। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन, मास दे रखा है, इज एक्टेड अपॉन बाई 2 परपेंडिकुलर फोर्सेज। 8 और 6 का नेट बता दो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, परपेंडिकुलर है 10 हो जाएगा। तो एफ नेट दे रखा है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो एक्सेलरेशन एफ नेट अपॉन मास हो जाएगा। ठीक है, 10/5 2 हो जाएगा। और डायरेक्शन के लिए क्या करोगे? डायरेक्शन के लिए ये डायग्राम बना लो जरा, कि ये 8 है, ये 10 है और ये नेट है, तो इसमें ये एंगल बता दो कि 8 वाले से कितना एंगल, तो तुम्हें ये वाला तो रेशियो पता है ना, 53 एंगल होता है। ठीक है, छोटी लार्जर साइड के अपोजिट वाला एंगल लार्ज होता है, तो तुम्हें ये याद रखना है कि पहले मैं ये दिखा रहा हूँ 4 3 5, लार्ज साइड के सामने 53 एंगल, स्मॉल के सामने 37 डिग्री एंगल। अगर ये मैं 3 बना दूं यहाँ पे और यहाँ पे 4 बना दूं, तो 3 के सामने छोटा एंगल 37, 4 के सामने बड़ा एंगल 53। ठीक है, 3 4 5, 3 4 5 का ही भाई है 8 6 एंड 10। यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया, अभी रुको, ऊपर ओरिजिनल वाले में यहाँ 10 नहीं करना था, 8 and 6 बनाना था। ठीक है, यहाँ पे ये 8 बना दो, ये 6 बना दो, 10 इधर बनेगा। ठीक है, 8 6 and 10, तो 8 के सामने वाला 53। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? तो तुम बता दोगे कि 6 न्यूटन से 53 डिग्री, या 8 न्यूटन से रेफरेंस लोगे तो 37 डिग्री। डायग्राम बना दोगे, सबसे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.8, ड्राइवर ऑफ 3 व्हीलर मूविंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड दे रखी है। अब किलोमीटर पर आवर में तो ज़रा ध्यान रखना है कि हमारा यूनिट क्या रखना है। ठीक है, तो यू दे रखा है। सीज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट इन 4 सेकेंड, टी दे रखा है, जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड। और क्या दे रखा है? वी दे रखा है। ये जब भी स्टॉप होता है ना, तो तुमको नंबर्स में नहीं गिवन रहता है, तुम्हें वर्ड से निकालना पड़ता है कि स्टॉप बोला है। ठीक है, तो ही कम्स टू रेस्ट, तो वी दे रखा है 0। टाइम दे रखा है। व्हाट इज़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल। फोर्स के लिए एक्सेलरेशन निकाल लो इसका यूज़ करके, और फोर्स निकल आएगा। ठीक है, मास दे रखा है, m × a कर दोगे। ठीक है, अच्छा व्हीकल ही नहीं, व्हीकल के साथ साथ ड्राइवर भी चिपका हुआ है, तो दोनों को ऐड करके मास यूज़ करोगे, तब फोर्स निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट, रॉकेट विद अ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg ब्लास्टेड, m दे रखा है, ब्लास्टेड अपवर्ड विद इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट, m × a कर दो बस। नहीं, थोड़ा सा इसमें एक काम और करना पड़ेगा, सोचो। m a करके और क्या करना पड़ेगा? mg माइनस, यस, mg प्लस करोगे। देखो ये रॉकेट है, रॉकेट पे ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगेगा और नीचे की तरफ mg लगेगा, तो f माइनस mg इक्वल टू ma, तो f क्या हो जाएगा? mg प्लस ma हो जाएगा। इसको ऐसे कह सकते हो कि जो तुमने फोर्स लगाया थ्रस्ट, उसका एक पार्ट वेट को संभालने में जा रहा है, एक पार्ट उसको एक्सेलरेट करने में जा रहा है। ठीक है, अच्छा 5.9 समझ में आ गया। अब 5.10 पे पहुंचते हैं। अब बॉडी ऑफ मास 4 kg, मास दे रखा है, मूविंग इनिशियली विद ए कांस्टेंट स्पीड, यू दे रखा है, टू द नॉर्थ। अच्छा, इनिशियल स्पीड की डायरेक्शन नॉर्थ है, सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द साउथ, यानी वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लग रहा है। फॉर 30 सेकेंड टाइम दे रखा है। ठीक है, लिख लेते हैं। मास दे रखा है, यू दे रखा है, टाइम दे रखा है और फोर्स दे रखा है। फोर्स अपॉन मास कर दोगे यानी एक्सेलरेशन दे रखा है। ठीक है, नाउ टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी t इक्वल टू 0 and the position of the body x equal to 0. Predict its position at t equal to -5, 25 and 100. देखो यहाँ पे माइनस निगेटिव टाइम दे रखा है। एक बार हम लोग का डिस्कशन हुआ कि t निगेटिव हो सकता है कि नहीं, तो ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है,
अच्छा, फोर्स जो लग रहा है वो t इक्वल टू 0 पे लगा था, उससे पहले क्या है, कांस्टेंट स्पीड दे रखी है, तो -5 सेकंड के लिए तुम क्या करोगे, 5 सेकंड पहले वो कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, तो 5 सेकंड में वो 50 मीटर मूव किया होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? नॉर्थ की तरफ उसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे t इक्वल टू 0 और समझ नहीं आया। हाँ मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जिस समय t इक्वल टू 0 है उस समय x इक्वल टू 0 है। ठीक है, जिस समय t इक्वल टू 0 है उस समय वो स्टार्टिंग उसी पॉइंट पर x इक्वल टू 0 हमने लिया है। ठीक, अब ये पूछ रहे हैं कि पहले उसकी स्पीड क्या थी, कांस्टेंट थी 10 मीटर पर सेकेंड t इक्वल टू 0 से पहले, तो उस समय कांस्टेंट स्पीड से 5 सेकंड पहले वो कहाँ रहा होगा, किस लोकेशन पे रहा होगा 5 सेकंड पहले, v इंटू टी, कॉन्स्टेंट स्पीड में हम 7th क्लास का फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो v कितना है 10 है, टाइम कितना 5, तो ये जो पोजीशन होगी वो क्या रही होगी, y इक्वल टू -5 50 मीटर, y या x बोल दो इसको, चलो इन्होंने x नाम दिया है तो x। ठीक है, x इक्वल टू -50 पे रहा होगा। अच्छा, अब आगे चल करके हमने क्या किया है, फोर्स लगाया है साउथ में, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो 25 सेकंड के बाद हमें पोजीशन पता करनी है, डिस्प्लेसमेंट लिखो पहले, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है 10 है, ठीक है, t कितना है 25 सेकंड है, a की वैल्यू कितनी है, तो f अपॉन m करोगे तो 8 अपॉन m 0.4 कितना जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो -12 इंटू 20 इंटू टी स्क्वायर 25 स्क्वायर, ये s की वैल्यू आएगी, कितना हो जाएगा ये 250 माइनस 10 इंटू 625 6250, दैट इज -6000 मीटर उसकी पोजीशन हो गई एट 25। एक्सेलरेशन निकला था फोर्स अपॉन मास 8 न्यूटन अपॉन 0.4 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड साउथ। इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई थी, याद है किसी को? एक मिनट में बुक से देख करके लिख देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, हाँ, मूविंग इनिशियली एट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ तो साउथ वाली डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब ये ले लो तुम कि x इक्वल टू 0 पोजिशन है, t इक्वल टू 0 पर। ठीक है, t इज इक्वल टू -5 पर पूछा है, t इज इक्वल टू 25 पर पूछा है एंड t इज इक्वल टू 100 पर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से टाइम का इंटरवल हो गया 25, यहाँ से टाइम का इंटरवल हो गया 100। ठीक है, इसको t2 बोल दो, इसको t1 बोल दो। अभी -5 वाला समझ में आ गया था या वो भी बताऊँ? इस पोर्शन में a कितना है 0 है, और इसके बियॉन्ड a की वैल्यू कितनी आई है -20 आई है। ठीक है, तो पहले वाले रीजन में निगेटिव -5 वाले में तुम्हें क्या करना है, उसमें तुम्हें s इज इक्वल टू v इंटू टी कर देना है बस। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड में स्पीड इंटू टाइम होता है, तो कितनी स्पीड है इसकी 10 है, 5 सेकंड पहले 50 मीटर, किधर रहा होगा, तो यहाँ पर तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं x फाइनल माइनस x इनिशियल। फाइनली वो ऑरिजिन पे पहुँच गया x इक्वल टू 0 पर, 0 लिख देते हैं। इनिशियली x1 हमें नहीं पता कितना था, तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ गई -50। ठीक है, तो दिस इज योर x1 पोजीशन। ठीक है, अब बताओ, अब ये t1 वाला जो हमने 25 सेकंड लिख रखा है वो करते हैं। तो तुम्हें एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो मैं t इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 25 सेकंड की बात कर रहा हूँ। इस इंटरवल में एक्सेलरेशन कितना रहा है -20 रहा है। ठीक है, u कितना है +10 है,
ठीक है। एस पूछा गया है, एस एक्चुअली x2 माइनस x1 से हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन क्या है, 0 है। ठीक है, तो x2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू, और x2 की वैल्यू को हम अभी x ही रख देते हैं। ठीक है, फाइनल हमारा जो पोजीशन है उसको x लिख देते हैं, x माइनस 0 इक्वल टू, s का फॉर्मूला क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो बस, u कितना है 10 है, t कितना है 25 सेकेंड्स है, प्लस हाफ a कितना है -20 है, t स्क्वायर कितना 25 स्क्वायर। ठीक है, 250 प्लस माइनस 1/2 इंटू 20 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। 2 से यहाँ पे 10 हो गया, 6250 हो गया। 250 माइनस 6250 कितना आ गया, -6000 आ गया। ठीक है, दिस x इज -6000 मीटर। 100 के लिए यहाँ जहाँ t मैंने 25 रखा था वहाँ 100 डाल दो। ठीक है, यहाँ पे 100 डाल दो, यहाँ 100 डाल दो, आ जाएगा 100 के लिए। बोलो सही है। अच्छा, पूछा क्या था, डिस्टेंस पूछा था कि क्या पूछा है, पोजीशन पूछा है, फाइंड द पोजीशन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। 11 देखो, ट्रक वाला क्वेश्चन। A truck starts from rest and accelerates uniformly at 2 meter per second square. At t equal to 10 second, a stone is dropped. अच्छा, starts from rest है यानी t equal to 0 पर velocity 0 रही। ठीक है, t equal to 0 पर u is 0। At t is equals to 10 क्या हुआ, स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द ट्रक 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, हमने 6 मीटर की हाइट से उस स्टोन को ड्रॉप किया। कहाँ से, ट्रक पे खड़े हुए पर्सन ने ड्रॉप किया है। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t इक्वल टू 11 सेकेंड। 10 सेकेंड पर हमने ड्रॉप किया, 11 सेकेंड पे पूछ रहे हैं, यानी स्टोन का जो मोशन रहा होगा वो 1 सेकेंड का है। ठीक है, तो स्टोन की जो स्टार्टिंग हो रही है वो t इक्वल टू 10 पर हो रही है। तो बताओ स्टोन की क्या क्या वेलोसिटीज होंगी उस समय t इक्वल टू 10 पर। सर वो फाइंड कर लेंगे फॉर्मूले से। ओके, तो कौन सा फॉर्मूला, सर v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, u 0 है। पहले तो हम ट्रक का निकाल लेते हैं कि 10 सेकेंड में उसने क्या वेलोसिटी गेन करी है। तो u 0 रख दिया, ए टी रख दिया, एक्सेलरेशन 2 हो गया, 10 टाइम रख दिया, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो ट्रक की वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब तुमने स्टोन को ड्रॉप किया तो उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यही वेलोसिटी रहेगी स्टोन की, क्योंकि हम ट्रक के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी पर्सन ने ड्रॉप किया है और उसने थ्रो भी नहीं किया है, ड्रॉप किया है, यानी कि ट्रक के रिस्पेक्ट में 0 वेलोसिटी से रिलीज हो रहा है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड रहेगी। इतना समझ में आ गया। यस सर। अच्छा, अब क्या करना है, वेलोसिटी क्या पता करना है, वेलोसिटी एट 11 सेकेंड। तो अब ये बताओ कि इस जो पार्टिकल है या स्टोन है इसका क्या एक्सेलरेशन है जब हमने उसको रिलीज कर दिया उसके बाद। सर जी। जी, ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो सीधे सीधे आ गया डाउनवर्ड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी पार्ट तो हो गया। ठीक है, अब ए पार्ट पर आते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना होगा, उसका एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट निकालना होगा। ठीक है, तो मैं ज़रा यहीं इसी का यूज़ कर ले रहा हूँ, स्पेस का। ये बॉडी है, उसमें यू एक्स दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। बताओ यू वाई क्या रहा होगा, जिस मोमेंट तुमने ड्रॉप किया उस मोमेंट उसका वर्टिकल वेलोसिटी 0। ठीक है, कैसा प्रेडिक्ट करोगे इसका पाथ, ग्राउंड पे खड़े होकर कैसा दिखेगा, ऐसा प्रोजेक्टाइल। ठीक है,
और ट्रक पे जो खड़ा होगा उसको कैसा दिखेगा? ट्रक वाले जो पर्सन है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या स्पीड दिखेगी? ट्रक भी 20 से चल रहा है और ये जीरो दिखेगी, तो उसको वो वर्टिकली नीचे जाता हुआ दिखेगा। और ये एक्सपेरिमेंट तुम ट्रेन में बैठ के कर सकते हो। ठीक है, ट्रेन चल रही है, उस समय एक स्टोन तुम छोड़ो खिड़की में से, ठीक है, उसके लिए बस तुम्हें नॉन एसी वाले डब्बे में बैठना पड़ेगा, और वहाँ खिड़की से तुमने अगर छोड़ा स्टोन को तो क्या होगा, तुम उसको देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वर्टिकली गिर रहा है। ठीक है, और अगर तुम चलती हुई ट्रेन के बाहर खड़े हुए हो और कोई ट्रेन से ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो क्या लगेगा तुम्हें? वो ऐसा पैराबोलिक दिखेगा। ठीक है, और अगर तुम ट्रेन में बैठे हो और सामने बाहर ट्रेन चल रही है और कोई यही एक्सपेरिमेंट एक बॉल को ड्रॉप करे वर्टिकली, तो ट्रेन वाले आदमी को कैसा दिखेगा? ट्रेन इधर जा रही है, ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी ने वर्टिकली ड्रॉप किया है, तो ट्रेन में जो ऑब्जर्वर बैठा है उसको किधर दिखेगा? ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसका एक हॉरिजॉन्टल पीछे की तरफ वेलोसिटी होगी तो उसको ऐसा दिखेगा, है कि नहीं? और ट्रेन में जो आदमी बैठा है उसको बाहर जो खड़ा हुआ आदमी है वो भी तो साथ में जाता हुआ दिखेगा, उसको वो पर्सन भी पीछे जाता हुआ दिख रहा है और वो स्टोन नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो ये पर्सन को वर्टिकली जाता हुआ दिख रहा है। ठीक, तो कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, वो जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है वो भी तो पीछे चला गया, तो स्टोन भी उसी के जस्ट नीचे जाके गिरेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ जाओ। तो हमें क्या पूछा है? इसकी वेलोसिटी पूछी आफ्टर 1 सेकेंड। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। बताओ एक्स डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है? 0 है। वाई में कितना है? g है। ठीक है, तो आफ्टर 1 सेकेंड जरा बता दो, व्हाट विल बी वी एक्स, व्हाट विल बी वी वाई? आफ्टर t सेकेंड बता दो, t की वैल्यू 1 रख देंगे। सर vx की तो सर vx तो 20, हाँ 20 रहेगा। और vy uy प्लस 80, uy है 0, g इंटू टी, g की वैल्यू 10 रख दिया, t 1 रख दिया, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब तुमसे वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी के लिए अंडर रूट, या तो तुम i और j कैप में बता दो, या फिर अंडर रूट करके 20 स्क्वायर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, तो 10√5 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, डायरेक्शन पूछा जाए तो डायरेक्शन भी बता सकते हो। सर ये जो 10√5 आया सर, उसे स्पीड भी कह सकते हैं ना? अगर स्पीड पूछता तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कह सकते हो। ठीक है, ये vx है, इधर vy है, तो x डायरेक्शन से कितना थीटा बना रहा है? तो tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx, विच इज vy कितना? 10/20.5। ठीक है, 0.5 पर ये एंगल आता है 26.7 डिग्री। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन में मैंने 0.5 वाला देखा है, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि तुम्हें एंगल याद रहेगा। ठीक है, अच्छा मान लो तुम्हें ये वैल्यू नहीं पता है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, tan थीटा तुम्हारा 0.5 आ चुका है। मैं तुम्हें देखो एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें नहीं पता है, लेकिन हम फिर भी आंसर टिक कर सकते हैं। tan थीटा तुम्हें 0.5 आ गया, और जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो उनमें से एक 26.7 तो होगा ही, और दूसरे में ऑप्शन बना देता हूँ, सपोज 45 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री। ठीक है, कैसे चेक करोगे कि इनमें से क्या आंसर होगा? तो तुम्हें कौन कौन से वैल्यूज़ पता हैं tan थीटा के, उनसे कंपेयर कर लेते हैं। बताओ, tan थीटा में थीटा इक्वल टू 0 पता है, 37 पता है, इवन 30 पता है, 37 पता है, 45 पता है, 53 पता है, 60 डिग्री पता है, 90 पता है। ठीक है, इन पे जरा वैल्यू लिख लो। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इस पर 1/√3 होती है। ठीक है, विच इज़ 1/1.7। ठीक है, तो ये तुम इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। मैं एक बार बता देता हूँ, 1/√3 ये आता है 0.58। 37 पे कितना होता है? 3/4, 0.75। ठीक है,
और 45 डिग्री पर क्या होता है 1/√2। इसकी देख लो वैल्यू क्या होती है 0.707, 0.7 लिख लेते हैं। 53 पे क्या होता है 4/3 विच इज़ 1.33। एक सेकेंड रुको 10 है ना, तो मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे 1, 10 पे ये 1 हो गया, ठीक है। 60 डिग्री पर √3 1.7, 90 पर इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से गैस कर सकते हो कि नहीं कि तुम्हारा ये 0.5 है, तो 0.5 कहाँ पे लाई करेगा 0.5 तो इस 0.58 और 0 के बीच में लाई करना चाहिए। तो आंसर 0 तो 30 के बीच में है, तो इनमें से कौन सा 0 से 30 के बीच में है, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग एग्जाम टाइम में ऐसा नहीं कि हाथ खड़े कर दिए कि अरे 10.5 आ गया, सर ने तो कहा था कि 10 इनवर्स निकालना से पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो जो ऐसा कोई एंगल आ जाए जो तुम्हें नहीं भी पता है तो तुम गैस तो कर सकते हो, एक एजुकेटेड गैस, ठीक है। चलो